नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम दोस्तों। मैं रोहित गुप्ता, मेरे YouTube चैनल रोहित क्लासेस में आपका तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, हम यहाँ आर्य कंपटीशन टाइम्स की पुस्तक भारतीय इतिहास जो यूजीसी नेट पेपर सेकंड हिस्ट्री के रिवीजन के लिए एक अति महत्वपूर्ण बुक है और भी जो अन्य कंपटीशन में हिस्ट्री संबंधित प्रश्न आते हैं उसके लिए भी एक अति महत्वपूर्ण बुक है दोस्तों, जिसका आज हम लोग चैप्टर नंबर 5 मध्यकाल के प्रांतीय राजवंश पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों को, जैसे कि मैं अपने प्रत्येक वीडियो में बताता हूँ, कि आप लोग यूट्यूब के सेटिंग में जाके प्ले बैक स्पीड बटन को 1.5x या तो 2.0x कर ले, ताकि आप लोगों को आपके अनुसार मेरी वॉइस मिल सके। ठीक है, और प्लीज़ वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए दोस्तों, और प्लीज़ चैनल को अब तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि आने वाली वीडियोस आपको सही टाइम पर मिल सके। और प्लीज़ दोस्तों आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि आपके साथ साथ और भी लोगों का भला हो सके। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। मध्यकाल के प्रांतीय राजवंश, इन्हें हम लोग पढ़ेंगे इस वीडियो में। चलिए, मोहम्मद बिन तुगलक के समय दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विस्तार व साथ ही साथ विघटन शुरू हुआ। फिरोज तुगलक के समय इसमें तेजी आई व 1398 ईस्वी में तैमूर के आक्रमण के बाद बंगाल, जौनपुर, गुजरात, खानदेश जैसे प्रांत भी स्वतंत्र हो गए। उड़ीसा व कश्मीर संपूर्ण सल्तनत काल में दिल्ली सल्तनत से स्वतंत्र ही रहे। आगे है इसमें दोस्तों, पहला जो है हमारा राज्य है वो जौनपुर को देखते हैं। जौनपुर की स्थापना जो है वो फिरोज तुगलक ने अपने चचेरे भाई मोहम्मद बिन तुगलक यानी जौना खां की स्मृति में, मतलब याद में, 1359 से 1360 ईस्वी में गोमती नदी के तट पर जमनपुर नामक स्थान पर की। मलिक सरवर नामक हिजड़े को 1394 ईस्वी में मोहम्मद तुगलक ने जौनपुर का गवर्नर नियुक्त किया, जिसकी उपाधि पूर्व का स्वामी थी, और उसे सुल्तान उस सर्क व ख्वाजा जहां की उपाधि मोहम्मद बिन तुगलक ने ही दी थी। आगे है दोस्तों, नसीरुद्दीन महमूद के शासनकाल में तैमूर के आक्रमण के समय मलिक सरवर ने राजनैतिक अस्थिरता का लाभ उठाकर अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी व जौनपुर में सरकी राज्य की स्थापना भी की। 1399 ईस्वी में मलिक सरवर की मृत्यु के बाद उसका दत्तक पुत्र मुबारक शाह शासक बना। इसका मूल नाम जो था वह मलिक करनफूल था। इसने सर्वप्रथम जौनपुर में सुल्तान की उपाधि धारण की। इसमें इब्राहिम शाह सरकी 1402 से 1440 ईस्वी, यह जौनपुर का सबसे प्रसिद्ध शासक था। यह कला व साहित्य का प्रेमी था। उसने स्कूलों व मदरसों की स्थापना की थी। देश विदेश के विद्वानों को आमंत्रित भी इसने किया था। इब्राहिम ने सिराज ए हिंद की उपाधि धारण की। उसके संरक्षण में संगीत शिरोमणि नामक संगीत ग्रंथ की रचना हुई। फतवा ए इब्राहिम शाही और बहर उल मवाज नामक पुस्तकें भी उसके काल में लिखी गई। ठीक है, आगे देखते हैं। इब्राहिम के समय 1408 ईस्वी में जौनपुर में अटाला मंदिर के स्थान पर अटाला मस्जिद का निर्माण पूरा हुआ। अटाला मस्जिद का निर्माण 1377 ईस्वी में फिरोज तुगलक के समय प्रारंभ हुआ। फिरोज के सौतेले भाई इब्राहिम बरबक ने अटाला मस्जिद का निर्माण शुरू करवाया। इब्राहिम सरकी के अधीन हुई सांस्कृतिक उन्नति के कारण जौनपुर को भारत का सिराज कहा जाने लगा। उसके समय जौनपुर की नई शैली सरकी शैली का जन्म हुआ है। ठीक है, आगे देख लेते हैं दोस्तों। आगे हमारा 1440 ईस्वी में इब्राहिम शाह सरकी की मृत्यु के पश्चात महमूद शाह 1440 से 1457 शासक बना। उस समय तक वो शासक बना उस समय में, जो बहलोल लोदी से पराजित हुआ। उसके बाद मोहम्मद शाह 1457 से 1458 ईस्वी तक शासक बना। ठीक है, एक ही साल तक था। आगे हुसैन शाह सरकी 1458 से 1505 ईस्वी, ठीक है, ज़्यादा समय तक शासन किया। इस वंश का अंतिम शासक था। उसके समय में बहलोल लोदी ने जौनपुर को 1484 ईस्वी में पराजित करके अपने पुत्र बरबक शाह को गद्दी पर बैठाया, किंतु जौनपुर का विलय नहीं किया गया। ठीक है, आगे हुसैन शाह सरकी ने अलाउद्दीन हुसैन शाह 1493 से जो 1519 ईस्वी तक था नामक बंगाल के शासक के यहाँ शरण ली। बाद में सिकंदर लोदी ने अपने भाई बरबक शाह को पराजित करके जौनपुर का दिल्ली सल्तनत में विलय कर लिया। बनारस का युद्ध हुसैन शाह सरकी एवं बंगाल के शासक सिकंदर शाह इलियास के मध्य हुआ था। हुसैन शाह सरकी ने संगीत में महारत के लिए गंधर्व की उपाधि धारण की थी। जौनपुर को ढाक ए अमन यानी शरण स्थली भी कहा जाता था। आगे है दूसरा पॉइंट दोस्तों, इसमें मालवा। दिल्ली सल्तनत के पतन के दौर में मालवा में क्षेत्रीय गौरी एवं खिलजी वंश ने शासन किया। इसी दौरान उत्तर भारत में गुजरात, मेवाड़ एवं लोदियों के बीच मालवा पर वर्चस्व स्थापित करने को लेकर संघर्ष होता रहा था। गौरी वंश देख लेते हैं। मालवा के गौरी वंश के गवर्नर दिलावर खां गौरी हुसैन खां गौरी ने, जो जिसका मुख्य नाम हुसैन शाह गौरी भी था, दिलावर खां गौरी का, ने 1401 ईस्वी में तैमूर के आक्रमण के बाद स्वतंत्रता की घोषणा कर दी, लेकिन उसने स्वयं को राजा घोषित नहीं किया। उसके पुत्र अल्प खां 1406 से 1435 ईस्वी ने हुसंग शाह की उपाधि धारण करके स्वयं को राजा या सुल्तान घोषित किया। 1407 ईस्वी में गुजरात के शासक मुजफ्फर शाह ने मालवा पर आक्रमण कर
हुसंग शाह को बंदी बना लिया व गुजरात ले गया। हुसंग शाह ने मुक्त होकर मांडू नगर बसाकर उसे अपनी राजधानी बनाई। आगे है नरदेव सोनी उसका खजांची एवं सलाहकार था। हुसंग शाह ने व्यापार को प्रोत्साहन देने के लिए जैन व्यापारियों को सहायता दी। हुसंग शाह सूफी संत शेख बुरहानुद्दीन का शिष्य था। उसने नर्मदा के किनारे होशंगाबाद नगर की स्थापना की। अल्प खां ने हिंदुओं के लिए ललितपुर मंदिर बनवाया, जहां से उसका अभिलेख मिला है। मांडू में 1425 ईस्वी में हिंडोला महल बनवाया। अल्प खां यानी हुसंग शाह का मकबरा मांडू यानी मध्य प्रदेश में है। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों, क्षमा करिएगा थोड़ा सा रोटेट हो गया, कोई नहीं, यहाँ से देखते हैं। आगे है दोस्तों, मांडू की जमा मस्जिद का निर्माण हुसंग शाह ने शुरू किया, किंतु महमूद खलजी प्रथम के समय में इसका निर्माण पूरा हुआ। अल्प खां यानी हुसंग शाह के पश्चात सुल्तान मोहम्मद शाह शासक बना। आगे दोस्तों, खलजी वंश, ठीक है। महमूद खलजी प्रथम 1436 से 1469 ईस्वी, इसने हुसंग शाह के पुत्र मोहम्मद शाह गौरी को गद्दी से हटा दिया और 1436 ईस्वी में सुल्तान बना व खिलजी वंश की नींव डाली। महमूद खलजी मालवा का सबसे योग्य व शक्तिशाली शासक था। उसने गुजरात के अहमद शाह प्रथम, बहमनी सम्राट मुहम्मद शाह तृतीय और मेवाड़ के राणा कुंभा के विरुद्ध युद्ध किया। आगे है, महाराणा कुंभा यानी मेवाड़ के विरुद्ध युद्ध अनिर्णित रहा, क्योंकि राणा कुंभा ने चित्तौड़ में जीत की स्मृति में कीर्ति स्तंभ बनवाया और महमूद खिलजी ने मांडू में 7 मंजिला विजय स्तंभ बनवाया। उसने अपना अधिकांश जीवन जो है युद्ध करने में बिताया। ऐसा कोई वर्ष नहीं था जब युद्ध मैदान में न गया हो। ठीक है, आगे देखते हैं, जब युद्ध मैदान में न गया हो। आगे है, फरिश्ता के अनुसार शिविर उसका घर बन गया और युद्ध का मैदान उसका आरामगाह। ठीक है, आगे है, मिस्र के खलीफा ने महमूद खलजी को सुल्तान की उपाधि दी। उसके दरबार में मिस्र के सुल्तान अबू सईद का एक मिशन भी आया था। महमूद खलजी ने मांडू में एक चिकित्सालय यानी दारुल शिफा एवं आवासीय महाविद्यालय की स्थापना भी की है। आगे है, व्यापार वाणिज्य के विकास हेतु जैन पूंजीपतियों को संरक्षण दिया। गयासुद्दीन शाह 1469 से 1500 ईस्वी वह धार्मिक प्रवृत्ति का सुल्तान था। शराब व इस्लाम में वर्जित अन्य वस्तुओं का सेवन नहीं करता था। वह शांति प्रिय व्यक्ति था, किंतु उसका पारिवारिक जीवन कलहपूर्ण था। उसके सबसे बड़े पुत्र नासिरुद्दीन ने उसे जहर देकर मार डाला। गयासुद्दीन ने मांडू में जहाज महल बनवाया तथा महिला शिक्षा के लिए सारंगपुर में एक मदरसा भी बनवाया था। आगे है, नासिरुद्दीन शाह 1500 से 1510 ईस्वी वह तानाशाह व इंद्रिय लोलुप शासक था। उसके हरम में 15,000 औरतें थीं। उसके द्वारा निर्मित महल बाद में बाज बहादुर व रानी रूपमती के महल कहलाए। उसने इथोपियाई व तुर्की दासियों की एक अंगरक्षक सेना भी गठित की थी। आगे है, महमूद खलजी द्वितीय, इसको देखते हैं। उसने षड्यंत्रकारी अमीरों को कुचलने के लिए चंदेरी के राजपूत शासक मेदिनी राय को अपना वजीर नियुक्त किया। वह चित्तौड़ के शासक राणा सांगा से पराजित हुआ, परंतु राणा सांगा ने उसे, आगे देख लेते हैं, राणा सांगा ने उसे बंदी बनाकर छोड़ दिया। ठीक है, बंदी बनाया था दोस्तों, लेकिन क्या किया था, उसको बाद में रिलीज कर दिया, छोड़ दिया। आगे, महमूद द्वितीय मालवा का अंतिम शासक था। 1531 ईस्वी में गुजरात के शासक बहादुर शाह ने मांडू पर आक्रमण कर महमूद द्वितीय को पराजित कर मालवा को गुजरात में मिला लिया। वह मालवा का स्वतंत्र अस्तित्व अब समाप्त हो गया। आगे है, 1535 ईस्वी में जब हुमायूं ने गुजरात पर आक्रमण किया तो मालवा दिल्ली साम्राज्य का हिस्सा बन गया, लेकिन शीघ्र ही उसके हाथ से निकल गया। हुमायूं प्रथम मुगल बादशाह था जिसने मालवा जीता था। इस्लाम शाह सूर की मृत्यु के बाद मालवा के गवर्नर बाज बहादुर ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। 1561 ईस्वी में अकबर ने बाज बहादुर को पराजित कर मालवा का विलय अपने साम्राज्य में कर लिया। ठीक है, आगे, बाज बहादुर के विरुद्ध अकबर के अभियान का नेतृत्व आदम खां ने किया। बाज बहादुर की पत्नी रूपमती सती हो गई। बाद में बाज बहादुर ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर 2000 का मनसब ग्रहण किया। बाज बहादुर उच्च कोटि का संगीतकार भी था। ठीक है, आगे है दोस्तों, तीसरा पॉइंट हमारा गुजरात पढ़ेंगे। ठीक है, गुजरात का दिल्ली सल्तनत में विलय अलाउद्दीन खिलजी ने 1299 ईस्वी में किया। अली मुहम्मद खां की फारसी में लिखित पुस्तक मीरात ए अहमदी से भी गुजरात के इतिहास की जानकारी मिलती है। 1401 ईस्वी में सूबेदार जफर खान ने मुजफ्फर शाह की उपाधि धारण कर गुजरात में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। आगे है, अहमद शाह प्रथम 1411 से 1442 ईस्वी। जफर खां के पौत्र अल्प खां ने जफर खां को जहर दिया एवं स्वयं अहमद शाह के नाम से सुल्तान बना। ठीक है, आगे देखते हैं। इसे गुजरात की स्वतंत्रता का वास्तविक संस्थापक माना जाता है।
अहमद शाह ने साबरमती नदी के किनारे प्राचीन असवाल कस्बे के स्थान पर 1413 ईस्वी में अहमदाबाद नगर की स्थापना की। वह उसे अपनी राजधानी बनाई। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है दोस्तों, वह धार्मिक रूप से कट्टर था। हिंदुओं पर उसने पहली बार गुजरात में जजिया कर लगाया। उसने सिद्धपुर के मंदिरों को नष्ट भी कराया था। ठीक है, आगे अहमद शाह ने नष्ट किया। अहमद शाह ने मालवा के शासक हुसंग शाह को पराजित किया। अहमद शाह ने इस्लामी व स्थानीय हिंदू स्थापत्य का समन्वय कर भव्य इमारतों का निर्माण करवाया। अहमदाबाद में जमा मस्जिद एवं 3 दरवाजा का निर्माण भी कराया गया है। आगे है, मिस्र के विद्वान बदरुद्दीन दमामिनी ने अहमद शाह के समय गुजरात की यात्रा की एवं सुल्तान की प्रशंसा करते हुए लिखा है कि वह सुल्तानों में विद्वान व विद्वानों का सुल्तान था। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे दोस्तों हमारा गयासुद्दीन मोहम्मद शाह द्वितीय 1442 से 1451 ईस्वी। उसमें सैनिक निपुणता नहीं थी, वह अत्यधिक उदार प्रवृत्ति का था। उसके बाद कुतुबुद्दीन अहमद व दाऊद 2 अयोग्य शासक बने। गयासुद्दीन को करीम या दयालु भी कहा जाता है। ठीक है, गयासुद्दीन को जरबख्श यानी स्वर्ण दान करने वाला भी कहा जाता है, जरबख्श। आगे है महमूद बेगड़ा 1458 से 1511 ईस्वी। यह अहमद शाह का पौत्र था। इसका मूल नाम जो है दोस्तों वह अबुल फतेह खां था। इसने महमूद शाह की उपाधि भी धारण की। इसे गिरनार व चंपानेर को जीतने के कारण बेगड़ा भी कहा जाता था। आगे महमूद बेगड़ा अपने वंश का सबसे महान शासक था। इसने 1466 ईस्वी में गिरनार के राजा राव मंडलिक को परास्त कर गिरनार के पास मुस्तफाबाद नामक नगर की स्थापना की, जो गुजरात की दूसरी राजधानी थी। ठीक है, याद रखिएगा। 1482 ईस्वी में चंपानेर के राजा जय सिंह को परास्त करके चंपानेर के निकट मुहम्मदाबाद नामक नगर बसाया। उसने चंपानेर के निकट बाग फिरदौस की स्थापना की। आगे है बेगड़ा के दरबारी कवि उदयराज ने सुल्तान की प्रशंसा में महमूद चरित नामक काव्य की रचना की है। महमूद चरित नामक काव्य की रचना की है। आगे राज विनोद नामक बेगड़ा की आत्मकथा भी उदयराज ने संस्कृत में लिखी। बेगड़ा ने द्वारका यानी जगत को भी जीता तथा वहाँ कई मंदिरों को नष्ट किया है। आगे बेगड़ा ने फारस, तुर्की व मिस्र से कूटनीतिक संबंध स्थापित किए। मिस्र के शासक कंसवा अल गौरी, ठीक है यही था ना, हाँ यहीं पे थे हम लोग। कंसवा अल गौरी से एक जल बेगड़ा प्राप्त किया था। 1508 ईस्वी में बेगड़ा ने मिस्र के सुल्तान की मदद से चौल के निकट नौसेना युद्ध में पुर्तगालियों को पराजित किया, किंतु पुर्तगालियों को दीव में फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति दी गई। ठीक है, आगे है दोस्तों बारबोसा व बारथेमा। ठीक है, बारबोसा व बारथेमा ने बेगड़ा के बारे में रोचक बातें लिखी हैं। बारबोसा, ठीक है देखिए ध्यान से, बारबोसा कहता है कि बचपन में उसे जहर का सेवन कराया गया था, अतः बेगड़ा इतना जहरीला था कि उस पर मक्खी बैठने से वह तुरंत मर जाती थी। वह बहुत पेटू था तथा रात को सोते समय बिस्तर के दोनों तरफ खाना रख कर सोता था। वह नींद में खा लेता था। ठीक है, आगे देख लेते हैं। बारथेमा ने कहा है कि उसकी क्षमा करिएगा दोस्तों, उसकी मूछें हैं। ठीक है, एक सेकेंड थे, उसकी मूछें इतनी लंबी थी कि वह उन्हें सिर के पीछे बांधता था। बारथेमा यह भी लिखता है कि कैम्बे के राजकुमार का प्रतिदिन का भोजन एक गधा वेसिलिक्स, ठीक है वेसिलिक्स और मेढक था। यह राजकुमार महमूद बेगड़ा ही था। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों, चलिए आगे पढ़ते हैं। इसमें थोड़ा सा और बचा है, ज़्यादा नहीं है। चलिए आगे है हमारा दोस्तों, बारबोसा ने महमूद बेगड़ा को विश्व पुरुष कहा है। बारथोमा ने बेगड़ा की कीर्ति को यूरोप में फैलाया। बेगड़ा के बाद मुजफ्फर द्वितीय 1511 से 1526 ईस्वी में शासक बना। बहादुर शाह, ठीक है अब इसे देखेंगे। बहादुर शाह 1526 से 1537 ईस्वी, यह गुजरात का अंतिम शासक था। उसके काल में गुजरात की शक्ति चरम पर पहुंच गई। उसने 1531 ईस्वी में मालवा को गुजरात में मिला लिया। बहादुर शाह ने क्षमा करिएगा दोस्तों, ठीक है बहादुर शाह ने 1528 ईस्वी में अहमदनगर को जीत कर अपना खुतबा पढ़वाया। उसने 2 रूमी उस्ताद तोपची मुस्तफ़ा, ठीक है आगे है, उसने 2 स्त्री क्या था उस्ताद तोपची
मुस्तफ़ा, ठीक है, उर्फ नाम इसका दोस्तों है वो रूमी खान था, ठीक है, एवं ख्वाजा जफर यानी सालमनी की सेवाएं प्राप्त की थी। आगे आगे है हमारा, आगे बहादुर शाह ने 1531 ईस्वी में तुर्की नौसेना की सहायता से पुर्तगालियों की नौसेना को दीव में क्या किया था, पराजित किया था, ठीक है। आगे बहादुर शाह ने 1534 ईस्वी में मेवाड़ यानी चित्तौड़ पर भी आक्रमण किया। मेवाड़ की महारानी कर्णवती ने हुमायूं को राखी भेजकर सहायता मांगी है। 1535 ईस्वी में बहादुर शाह हुमायूं से पराजित हुआ। आगे आगे है दोस्तों, बहादुर शाह की हत्या 1537 ईस्वी में पुर्तगालियों ने धोखे से उस समय कर दी जब वह पुर्तगाली जहाज पर संधि के लिए गया। वहाँ झड़प हो गया, वह बहादुर शाह पानी में कूद गया या फेंक दिया गया, ठीक है, फेंक दिया गया। आगे जिससे वह फेंक दिया गया। आगे क्या है, कहाँ थे भाई, एक सेकेंड हैं। आगे है दोस्तों हमारा, फेंक दिया गया, यहाँ तक पढ़े थे, जिससे वह समुद्र में डूब कर मर गया। इस समय पुर्तगाली गवर्नर नुन्हो डी कुल्हा था, ठीक है। आगे है, अंत में 1572 ईस्वी से 1573 ईस्वी में अकबर ने गुजरात को मुख्य साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया है, ठीक है। आगे है हमारा दोस्तों नंबर 4 खानदेश के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। खानदेश नर्मदा घाटी क्षेत्र में नर्मदा एवं ताप्ती नदी के बीच है। यहाँ स्वतंत्र मुस्लिम राज्य की स्थापना हुई है, ठीक है दोस्तों, मतलब मुस्लिम वंश की जो स्थापना हुई है इन्हीं के द्वारा हुई है, ठीक। आगे एक सेकेंड क्षमा करिएगा दोस्तों, शायद मेरे से कुछ गलती हुआ है। मुस्लिम राज्य की स्थापना सत्ता, हाँ ठीक बोलिए, ठीक। चलिए इसे हम लोग को पढ़ना है। मलिक राजा फारूकी ने 1382 ईस्वी में की, उसके नाम पर इस वंश को हम फारूकी वंश कहते हैं। खानदेश की राजधानी बुरहानपुर थी। खानदेश को दक्षिण का प्रवेश द्वार कहा जाता है, ठीक है। आगे है, एक सेकेंड, दक्षिण का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है, ठीक है। यहाँ तक पढ़ लिए थे। बुरहानपुर की स्थापना 1400 ईस्वी में ताप्ती नदी के किनारे नासिर खां फारूकी ने सूफी संत शेख बुरहानुद्दीन के नाम पर की, ठीक है, के नाम पर की। आगे असीरगढ़ यानी खानदेश का प्रसिद्ध किला था। असीरगढ़ क्या था, खानदेश का प्रसिद्ध किला था। आगे है दोस्तों, खानदेश के आदित्य खान द्वितीय ने गोंडवाना के आसपास के हिंदू शासकों को अपने नियंत्रण में लिया। आगे यहाँ के सुल्तानों द्वारा खान की उपाधि धारण करने के कारण फारूकी साम्राज्य को खानदेश कहा जाने लगा, ठीक है। आगे मुगल बादशाह अकबर ने 1601 ईस्वी में असीरगढ़ का किला जीता, वह खानदेश को मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों, नंबर 5 है पॉइंट हमारा मेवाड़ पढ़ते हैं, पढ़ना था ना, ठीक। चलिए मेवाड़ 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन की चित्तौड़ विजय के साथ गुहिल वंश की रावल शाखा का अंत हो गया। गुहिलों की छोटी शाखा सिसोदे गांव के हमीर ने संघर्ष जारी रखा तथा अलाउद्दीन के पतन के बाद 1326 ईस्वी में सिसोदिया वंश की नींव डाली गई। हमीर के पहले चित्तौड़ के गुहिल वंश के शासक रावल कहलाते थे। हमीर के समय से वे राणा व महाराणा कहलाने लगे। हमीर ने सिंगोली यानी बांसवाड़ा के युद्ध में मुहम्मद बिन तुगलक की सेना को पराजित किया। आगे है, राणा हमीर सिसोदे के सरदार लक्ष्मण सिंह का पोता था। चित्तौड़ घेरे के समय लक्ष्मण सिंह 7 पुत्रों समेत मारा गया। उसका एक पुत्र अरि सिंह भाग्यवश जीवित रहा। हमीर अजय सिंह की मृत्यु के बाद सिसोदे का सरदार बना। आगे है, हमीर को कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में विषम घाटी पंचानन यानी विकट आक्रमणों या परिस्थितियों में सिंह के समान कहा गया है। आगे है, क्षेत्र सिंह 1364 से 1382 ईस्वी। हमीर की मृत्यु के बाद उसका बड़ा पुत्र क्षेत्र सिंह शासक बना, ठीक है। आगे है दोस्तों, महाराणा लाखा 1382 से 1421 ईस्वी। लाखा के समय जावर में चांदी की खान निकल आई, जिससे काफ़ी आय हुई। लाखा ने वृद्धावस्था में राठौड़ राजकुमारी हंसाबाई से विवाह किया। हंसाबाई मारवाड़ नरेश रावचुंडा की पुत्री तथा रणमल की बहन थी। लाखा के बड़े पुत्र चुंडा को प्रतिज्ञा करनी पड़ी कि वे हंसाबाई के पुत्र के पक्ष में मेवाड़ का राज सिंहासन त्याग देंगे। इस विवाह से हंसाबाई के पुत्र हुआ, जिसका नाम मोकल रखा गया। चुंडा को इस प्रतिज्ञा के कारण राजस्थान का भीष्म पितामह कहा जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे है दोस्तों मोकल 1421 से 1433 ईस्वी। इसके समय हंसाबाई का भाई रणमल अत्यधिक प्रभावी हो गया। महाराणा क्षेत्र सिंह की अवैध संतान चाचा व मेरा तथा महपा पमवार ने मोकल की हत्या कर दी। मोकल ने माना
फन्ना एवं विशाल नामक प्रसिद्ध शिल्पकारों तथा कविराज वाणीविलास तथा योगेश्वर नामक विद्वानों को राजकीय संरक्षण प्रदान किया। मोकल ने समिदेश्वर यानी त्रिभुवन नारायण मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। आगे है दोस्तों राणा कुंभा 1433 से 1468 ईस्वी। कुंभा मोकल की परमार रानी सौभाग्य देवी का पुत्र था। मोकल की हत्या के समय कुंभा शिविर में उपस्थित था किंतु किसी तरह बच गया। कुंभा ने महाराजाधिराज राव राय राणे राय राजगुरु चाप गुरु दान गुरु हाल गुरु परम गुरु हिंदू सुल्तान अभिनव भट्टाचार्य आदि उपाधियां धारण की। ठीक है, आगे आगे दोस्तों एल कलिंग ए कलिंग महामात्य के प्रथम भाग। ठीक है, महात्मय सॉरी क्षमा करिएगा दोस्तों, यहाँ लाइन थोड़ा सा त्रुटि हो गया। एक लिंग महात्म्य के प्रथम भाग राजवर्ण तथा रसिक प्रिया जयदेव के गीत गोविंद की टीका की रचना कुंभा ने ही की है। इसमें कुंभा के बारे में जानकारी मिलती है। एकलिंग महात्म्य की रचना जो है वो कान्ह व्यास ने की। कुंभलगढ़ प्रशस्ति व कीर्ति स्तंभ से भी कुंभा की राजनैतिक उपलब्धियों के बारे में जानकारी मिलती है। आगे चित्तौड़ दुर्ग में स्थित कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति 1460 ईस्वी को महेश अत्रि व कवि नामक विद्वानों ने लिपिबद्ध करवाया। कीर्ति स्तंभ के निर्माण की योजना जैता तथा उसके पुत्र नापा पोमा व पूंजा ने बनाई। कीर्ति स्तंभ का निर्माण 1448 ईस्वी में कुंभा ने मालवा के महमूद खलजी प्रथम के विरुद्ध विजय की स्मृति में करवाया। कीर्ति स्तंभ 1440 ईस्वी में बना शुरू हुआ। इस स्तंभ को हिंदू देव शास्त्र का चित्रित कोष या भारतीय मूर्ति कला का विश्व कोष कहा जाता है। कीर्ति स्तंभ 9 मंजिला एवं 122 फीट ऊंचा था। आगे है कीर्ति स्तंभ पर अरबी में अल्लाह शब्द तीसरी मंजिल पर 9 बार एवं 8वीं मंजिल पर 8 बार आया है। महमूद खलजी प्रथम को सारंगपुर के युद्ध 1437 ईस्वी में बंदी बना लिया गया और कुंभा चित्तौड़ उन्हें ले गया। ठीक है, हालांकि इस लाइन को अपने से जोड़ दिया गया क्योंकि लाइन में त्रुटि ना हो इस कारण। ऐसे एक बार इस लाइन को फिर से पढ़ लेते हैं। महमूद खिलजी प्रथम को सारंगपुर के युद्ध में बंदी बनाकर कुंभा चित्तौड़ ले गया। ठीक है, चलिए आगे। महमूद खिलजी ने मोकल के हत्यारे महपा पंवार को शरण दे रखी थी। 1456 ईस्वी में चांपानेर की संधि द्वारा मालवा के महमूद खिलजी प्रथम व गुजरात के सुल्तान कुतुबुद्दीन ने महाराणा कुंभा के विरुद्ध एक संघ बनाया। आगे है कुंभा महान संगीतकार व कुशल वीणा वादक भी था। उसने संगीत पर संगीत राज संगीत मीमांसा संगीत रत्नाकर आदि ग्रंथ लिखे। संगीत पर शूण प्रबंध भी लिखा है। सारंग व्यास कुंभा के संगीत गुरु थे। संगीत रत्नाकर की टीका तथा चंडी शतक की व्याख्या या टीका लिखी। कविराज श्यामल दास के अनुसार मेवाड़ के 84 दुर्गों में से 32 दुर्ग महाराणा कुंभा ने बनवाए। इनमें 1458 ईस्वी में निर्मित कुंभलगढ़ का दुर्ग रायसंबंध जिले में है। ठीक है, सर्वाधिक प्रसिद्ध है। कुंभलगढ़ की दीवार 36 किलोमीटर लंबी है जो कि चीन की दीवार के बाद विश्व की दूसरी सबसे बड़ी दीवार है। ठीक है, कुंभलगढ़ की दीवार याद रखिएगा। आगे 2013 ईस्वी में कुंभलगढ़ को यूनेस्को विश्व हेरिटेज साइट घोषित किया गया है। ठीक है, आगे कुंभलगढ़ का प्रमुख शिल्पी मंडन ठीक है मंडन था। आगे राजवल्लभ में कुंभलगढ़ के निर्माण का शिल्प दिया गया है। कुंभलगढ़ दुर्ग के सबसे ऊंचे भाग पर कुंभा ने अपना निवास बनवाया जिसे कटारगढ़ कहा जाता है। कुंभलगढ़ में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ तथा महाराणा उदय सिंह का राज्याभिषेक हुआ है। कुंभलगढ़ का निर्माण 1443 ईस्वी से 1458 ईस्वी के बीच हुआ। कुंभलगढ़ दुर्ग को मेवाड़ की आंख कहा जाता है। कुंभलगढ़ चित्तौड़ के बाद दूसरा सबसे बड़ा दुर्ग है। कुंभलगढ़ दुर्ग में 360 ईस्वी से ज़्यादा मंदिर हैं जिनमें 300 जैन मंदिर भी है। ठीक है, आगे कुंभलगढ़ के बारे में अबुल फजल ने कहा है कि दुर्ग इतना ऊंचा था या ऊंचा है कि ऊपर की तरफ देखने पर सिर की पगड़ी गिर जाए। आगे है मंडन ने शिल्प शास्त्र पर देवमूर्ति प्रकरण प्रासाद मंडन राजवल्लभ रूप मंडन वास्तुशास्त्र आदि ग्रंथों की रचना की। मंडन के भाई नाथा ने वास्तु मंजरी और मंडन के पुत्र गोविंद ने उद्धार धोरणी कलानिधि और द्वार दीपिका नामक ग्रंथों की रचना की। कुंभा के समय में रणकपुर का जैन मंदिर, चित्तौड़ में कुंभ स्वामी का मंदिर या मीरा मंदिर व श्रृंगार चनवरी मंदिर प्रमुख है। कुंभा ने बदनौर यानी भीलवाड़ा का कुशाल माता का मंदिर एवं कैलाशपुरी का विष्णु मंदिर बनवाया। आगे है रणकपुर यानी पाली जैन मंदिर का निर्माण कुंभा के समय में
1439 ईस्वी में एक जैन व्यापारी धरणक शाह द्वारा कराया गया। कुंभा के समय सोम सुंदर जयचंद सूरी व सोमदेव नामक जैन विद्वान भी हुए। महाराणा कुंभा की 1468 ईस्वी में इसके पुत्र उदा यानी 1468 से 1473 ईस्वी ने हत्या कर दी। राणा सांगा, आगे देखते हैं दोस्तों। राणा सांगा 1508 ईस्वी से 1528 ईस्वी। 12 अप्रैल 1482 ईस्वी को राणा सांगा का जन्म चित्तौड़गढ़ में हुआ। राणा सांगा रायमल 1473 से 1508 ईस्वी तक थे के पुत्र एवं कुंभा के पोते थे। ठीक है, राणा सांगा रायमल के पुत्र एवं कुंभा के पोते थे। इनके समय मेवाड़ अपनी शक्ति के चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया। सांगा ने बचपन में भाइयों जिसमें पृथ्वीराज एवं जयमल के डर से श्रीनगर अजमेर में कर्मचंद पंवार के यहाँ अज्ञातवास बिताया था। पृथ्वीराज के द्वारा किए गए हमले में उसकी एक आंख भी गई थी। ठीक है, एक आंख भी गई थी, उसकी एक आंख चली गई थी। आगे 1517 ईस्वी से 18 ईस्वी में घाटोली यानी खातोली बूंदी रियासत के युद्ध में राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया। वर्तमान में खातोली कोटा जिले में स्थित है। खातोली के बाद सांगा ने 1518 ईस्वी में बाड़ी यानी धौलपुर युद्ध में इब्राहिम लोदी एवं मियाँ माखन को पराजित किया। 1519 ईस्वी में राणा सांगा गागरोन के युद्ध में मालवा के शासक महमूद खिलजी द्वितीय को पराजित कर बंदी बना चित्तौड़ ले आया। इस युद्ध में महमूद का पुत्र आसफ खां मारा गया। आगे है, सांगा ने महमूद खिलजी द्वितीय को परास्त करने की खुशी में चारण हरिदास को चित्तौड़ का संपूर्ण राज्य दे दिया था, लेकिन हरिदास ने केवल 12 गांव ही लिए। आगे है, सांगा का गुजरात के शासक मुजफ्फर से संघर्ष का कारण ईडर राज्य की गद्दी को लेकर था। 16 मार्च 1527 ईस्वी को राणा सांगा खानवा के युद्ध में बाबर से पराजित हुआ। घायल होने के कारण बसवा यानी दौसा ले जाया गया। बाबर से पुनः युद्ध करने की जिद के कारण कुछ राजपूत सरदारों ने सांगा को इरिची में जहर दे दिया और 30 जनवरी 1528 ईस्वी को कालपी यानी झांसी के निकट उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में इसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों, मृत्यु हो जाती है। आगे देखते हैं। आगे सांगा का मांडलगढ़ यानी भीलवाड़ा में अंतिम संस्कार हुआ एवं मांडलगढ़ में ही इसकी समाधि है। खानवा युद्ध में बाबर को तोप खाने से काफ़ी मदद मिली थी। राणा सांगा के शरीर पर तलवार के 80 घाव लगे हुए थे। युद्धों में उन्होंने एक टांग, एक आंख व एक हाथ भी खो दिया था। आगे, सांगा की मृत्यु के बाद उसकी रानी कर्मावती ने बाबर के पास दूत भेजकर अपने बेटे विक्रमादित्य के लिए उसका समर्थन मांगा था। अगला है दोस्तों नंबर 6 मारवाड़ को देख लेते हैं। मारवाड़ में राठौर शासकों का राज था। राठौर राष्ट्रकूटों के वंशज थे। इनका मूल पुरुष जो है सिहा था चूणा 1384 से 1432 ईस्वी ने 1394 ईस्वी में मारवाड़ राज्य की नींव डाली। तभी से मारवाड़ राज्य प्रमुख शक्ति के रूप में उभरा। चूड़ा के बाद रणमल एवं जोधा शासक बने। राव जोधा ने 1459 ईस्वी में जोधपुर नगर की स्थापना की एवं जोधपुर दुर्ग का निर्माण भी करवाया। राव गंगा के पुत्र राव मालदेव के समय मारवाड़ की रियासत अत्यधिक शक्तिशाली थी। मालदेव ने 1544 ईस्वी में शेर शाह सूरी से गिरी सुमेल का युद्ध किया। बड़ी मुश्किल से शेर शाह जीता। शेर शाह ने युद्ध जीतने के बाद कहा कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान का साम्राज्य लगभग खो चुका था। नंबर 7 कश्मीर में सुहादेव ने 1301 ईस्वी में हिंदू राजवंश की नींव डाली। 1339 ईस्वी में शाह मिर्जा जो कश्मीर के राजा का मंत्री था ने हिंदू शासक उदयन देव को अपदस्थ करके कश्मीर में मुस्लिम वंश यानी शाह मीर वंश की नींव डाली। उसने जबरदस्ती अपदस्थ शासक की रानी कोटा देवी से विवाह किया। वह मूलतः स्वात का रहने वाला था। ठीक है, कहाँ का? स्वात का रहने वाला था। चलिए आगे देखते हैं। आगे है दोस्तों, शाह मीर कश्मीर का प्रथम मुस्लिम शासक था और इंदू कोट को राजधानी बनाया। आगे है, शाह मीर ने सुल्तान शमसुद्दीन नाम से न्यायपूर्ण शासन किया। उसने सामंती व्यवस्था को समाप्त कर हिंदू व मुसलमान सेनानायकों को एकताएं आवंटित की व तुर्की शासन व्यवस्था प्रचलित की। उसके 4 पुत्रों जमशेद, अलाउद्दीन, सिहाबुद्दीन व कुतुबुद्दीन ने एक के बाद एक 46 वर्षों तक शासन किया। अलाउद्दीन ने राजधानी इंदू कोट से अलाउद्दीनपुर श्रीनगर बनाई। आगे है दोस्तों सिहाबुद्दीन। चलिए ये देखते हैं। 1356 से 1374 ईस्वी इसने संपूर्ण कश्मीर पर प्रभुत्व स्थापित किया। सिहाबुद्दीन को कश्मीर में मुस्लिम शासन का वास्तविक संस्थापक माना जाता है।
आगे माना जाता है। आगे है दोस्तों कुतुबुद्दीन 1374 ईस्वी से 1394 ईस्वी। उसके पश्चात सिकंदर शाह आया। ठीक है, सिकंदर शाह को देख लेते हैं दोस्तों, थोड़ा सा छोटा करते हैं। सिकंदर शाह 1394 से 1416 ईस्वी। ठीक है, इन दोनों को देखते हैं। कुतुबुद्दीन की मृत्यु के बाद उसका पुत्र सिकंदर शासक बना। जोन राज ने सिकंदर शाह को तुरुष्क 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 बोल सकते हैं, तुरुष्क नहीं, तुरुष्क तुरुष्क शुहा कहा है। सिकंदर धार्मिक रूप से कट्टर था। सिकंदर जो था वह धार्मिक रूप से क्या था, कट्टर था। उसने शुहा भट्ट नामक ब्राह्मण को अपना प्रधान सेनापति नियुक्त किया। बाद में शुहा भट्ट, एक समय दोस्तों क्षमा करिएगा, स्क्रीन ही हट गया था दोस्तों, कोई नहीं, मैंने फिर से लगा दिया वीडियो को पॉज करके। ठीक है, कोई नहीं, यहीं से हम लोग फिर से स्टार्ट करेंगे। ये पॉइंट यही थे ना, सेनापति नियुक्त किया, उसके बाद में यहाँ से पढ़ना है। बाद में सुहा भट्ट ने इस्लाम स्वीकार कर लिया। सुहा भट्ट के सुझाव पर सिकंदर ने कश्मीर के हिंदुओं यानी ब्राह्मणों पर भयंकर अत्याचार किए एवं उन पर जजिया लगाया। बहुत से मंदिर नष्ट कर दिए गए व मूर्तियां खंडित कर उन्हें गलाकर सिक्के बना दिए गए। अंततः उसे जो है बुत शिकन कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे दोस्तों, सिकंदर ने सती प्रथा पर रोक लगाई। सिकंदर के समय तैमूर ने कश्मीर पर आक्रमण किया था। आगे है, सिकंदर के काल में ईरानी सूफी संत सैयद अली हमदानी का पुत्र सैयद मोहम्मद हमदानी कश्मीर आया। सिकंदर के बाद उसके पुत्र अली शाह 1416 से 1420 ईस्वी को गद्दी से अपदस्थ कर अली शाह का छोटा भाई शाह खान सुल्तान बना। अली शाह ने वजीर साहू भट्ट के साथ मिलकर सिकंदर शाह की धर्मांधता नीति का विस्तार किया है। आगे है दोस्तों हमारा जैनुल अबिदीन 1420 से 1470 ईस्वी। इसका मूल नाम जो है वह शाह खान था। यह अपने पिता सिकंदर शाह की नीतियों के विरुद्ध उदार व सहिष्णु शासक था। इसने सिकंदर द्वारा नष्ट किए गए हिंदू मंदिरों का पुनर्निर्माण कराया व कश्मीर से पलायन कर गए ब्राह्मणों को वापस आने के लिए प्रेरित किया। उसकी उदार नीतियों के कारण उसे कश्मीर का अकबर कहा जाता है। कश्मीर का अकबर कहा जाता है। आगे, जैनुल आबिदीन ने गोहत्या पर प्रतिबंध लगा दिया, जजिया हटा दिया, हिंदू भावनाओं का आदर करते हुए सती प्रथा पर प्रतिबंध हटा दिया एवं अंत्येष्टि कर भी हटा दिया। ठीक है, आगे, जैनुल आबिदीन विद्वान व विभिन्न भाषाओं का ज्ञाता था। वह कुतुब उपनाम से फारसी में कविताएं लिखता था। उसने शिकायतनामा नामक ग्रंथ की रचना की। उसने अपने शिक्षक मौलाना कबीर को हेरात से बुलाकर शेख उल इस्लाम के पद पर नियुक्त किया। आगे, जैनुल अबिदीन के समय हबीब के नेतृत्व में आतिशबाजी कला एवं तफंग यानी बंदूक का विकास हुआ। उसने मुल्ला अहमद द्वारा महाभारत का अनुवाद करवाया है। किसके द्वारा? मुल्ला अहमद के द्वारा। आगे, एवं रास तरंगिणी का फारसी अनुवाद भी कराया गया है। अनुवाद विभाग की भी स्थापना की। जैनुल आबिदीन को बुड्सा यानी महान शासक, बुड्सा या महान शासक के नाम से भी जाना जाता है। उसने कश्मीर में मूल्य नियंत्रण व्यवस्था स्थापित की, अतः उसे कश्मीर का अलाउद्दीन भी कहा जाता है। आगे, जैनुल आबिदीन ने वुलर झील में जैना होता है ना दोस्तों, जैना लंका, ठीक है, नामक टापू का भी निर्माण करवाया है। जैनुल आबिदीन ने वुलर झील में जैना लंका नामक टापू का भी निर्माण करवाया है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। आगे है दोस्तों, उसने अपने बड़े पुत्र को देश निकाला दे दिया। हिंदू श्रेय भट्ट जैनुल आबिदीन का न्याय मंत्री व राजवैद्य था। जैनुल आबिदीन ने कश्मीर में कांच की बोतल बनाने, कागज बनाने, पुस्तकों पर जिल्द चढ़ाने, बंदूक व पटाखे बनाने, साल बनाने, बहुमूल्य पत्थर काटने व पॉलिश करने की कलाओं को प्रोत्साहित किया। आगे है दोस्तों, जैनुल आबिदीन यद्यपि महान योद्धा नहीं था, किंतु उसने लद्दाख में मंगोल आक्रमणकारियों को पराजित किया। जैनुल आबिदीन संगीत प्रेमी था। यह जानकर ग्वालियर के राजा मान सिंह ने उसके दरबार में संगीत की 2 दुर्लभ पुस्तकें भिजवाई। आगे, यदु भट्ट ने जैन प्रकाश की रचना की, जो जैनुल आबिदीन की जीवनी है। आगे है, भट्टावतार ने फिरदौसी की शाहनामा एवं अन्य फारसी पुस्तकों के प्रभाव में जैन विलास नामक कश्मीर का इतिहास लिखा। आगे, यदु भट्ट को शाहनामा कंठस्थ थी। यदु भट्ट ने संगीत पर भी पुस्तक लिखी है। जैनुल आबिदीन की मृत्यु के पश्चात हाजी खां, हैदर शाह एवं हसन शाह शासक बने। नोतोशोम यानी उत्तोशोम ने जैन चरित्र नामक जैनुल आबिदीन की जीवनी लिखी है। 1540 ईस्वी में हुमायूं के रिश्तेदार मिर्जा हैदर ने कश्मीर को जीता। 1586 ईस्वी में मुगल बादशाह अकबर ने चौक वंश को पराजित कर कश्मीर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। 8वां नंबर दोस्तों है हमारा बंगाल। ठीक है, बंगाल को मोहम्मद गौरी के सेना नायक इख्तियारुद्दीन
मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने 12वीं सदी के अंतिम दशक में जीता। 1279 ईस्वी में तुगरील के विद्रोह को बलबन ने क्रूरता से दबा दिया। वह अपने पुत्र बुगरा खां को बंगाल का गवर्नर बनाया। बुगरा खां ने दिल्ली से स्वतंत्र नए वंश की नींव डाली। ठीक है, आगे सल्तनत काल में उत्तरी भारतीय प्रांतों में सबसे अधिक विद्रोह बंगाल में हुए। गयासुद्दीन तुगलक ने बंगाल पर प्रभावी प्रशासनिक नियंत्रण हेतु इसे 3 भागों में बांटा, जिनकी राजधानियां इस प्रकार थी। पहला लखनौती जो कि उत्तरी बंगाल की थी, सोनारगांव पूर्वी बंगाल व सतगांव जो है वो दक्षिण बंगाल की थी। मोहम्मद बिन तुगलक के काल में 1338 ईस्वी में उत्तरी बंगाल के गवर्नर अलाउद्दीन ने विद्रोह किया। 1345 ईस्वी में अलाउद्दीन के एक सरदार शमसुद्दीन इलियास खां ने सुल्तान शमसुद्दीन इलियास शाह के नाम से गद्दी हथिया ली एवं संपूर्ण बंगाल का शासक बन गया और इलियास वंश की स्थापना की। बंगाल का विभाजन समाप्त किया व बहुत लोकप्रिय हुआ। फिरोज ने इलियास के समय बंगाल पर प्रथम बार आक्रमण किया है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। आगे है सिकंदर शाह इलियास, 1357 ईस्वी से 1389 ईस्वी, नहीं 79 सॉरी, हिंदी में थोड़ा कंफ्यूजन होता है दोस्तों, उसके लिए हमें क्षमा करिएगा। 89 90, हाँ ठीक है, 89 90 ठीक। 1357 टू 1389। इसमें पांडुआ की अदीना मस्जिद का 1368 ईस्वी में निर्माण करवाया। सिकंदर शाह इलियास एवं फिरोज तुगलक ने कोसी नदी को दोनों राज्यों के बीच सीमा मान लिया। आगे है हमारा गयासुद्दीन आजम शाह, 1389 ईस्वी से 1409 ईस्वी। गयासुद्दीन अत्यंत न्यायप्रिय शासक था। उसने चीनी सम्राट के दरबार में दूत मंडल भेजा एवं चीनी सम्राट की मांग पर बौद्ध भिक्षु चीन भेजे। चीन से भी उसके दरबार में दूत मंडल आया। वह प्रसिद्ध कवि हाफिज से पत्र व्यवहार करता था। आगे गयासुद्दीन के पुत्र सैफुद्दीन हमजा शाह के काल में राय गणेश नामक जमींदार दरबार में काफ़ी प्रभावी हो गया। हमजा शाह की मृत्यु के बाद राय गणेश शासक बना। ठीक है, आगे देखते हैं। गणेश ने दनुज मर्दन की उपाधि ली। बाद में गणेश ने अपने पुत्र जादू के पक्ष में गद्दी त्याग दी। जादू ने इस्लाम ग्रहण कर जलालुद्दीन मोहम्मद शाह के नाम से शासन किया। ठीक है, आगे है जलालुद्दीन ने बृहस्पति मिश्र नामक विद्वान को संरक्षण दिया, जिसने मेघदूत, कुमार संभव, रघुवंश आदि पर टीका लिखी। 1443 ईस्वी में हाजी इलियास के पौत्र नासिरुद्दीन ने पुनः इलियास वंश की स्थापना की। आगे है रुकनुद्दीन बारबक शाह, 1459 से 1474 ईस्वी। बारबक शाह ने बंगाली साहित्य को प्रोत्साहन दिया। बारबक शाह के काल में मालाधर बासु ने 1473 ईस्वी में श्री कृष्ण विजय की रचना शुरू की। बारबक शाह ने मालाधर बासु को गुणराज खां की उपाधि व उसके पुत्र को सत्यराज खां की उपाधि प्रदान की। आगे है बारबक शाह के काल में कीर्तिवास ने रामायण का बांग्ला अनुवाद किया। कृतिवास की रामायण को बंगाल की बाइबिल कहा जाता है। फरिश्ता के अनुसार उसके पास बहुत अबिसिनियाई दास थे। उसने सेना में अरबों व अबिसिनियाई दासों को नियुक्त किया। उसकी मृत्यु के बाद अबिसिनियाई दासों ने राजनीति में हस्तक्षेप करना शुरू किया, जिससे राजनैतिक अस्थिरता हो गई। आगे देखते हैं दोस्तों। 1486 ईस्वी में एक अबिसिनियाई दास ने स्वयं को बारबक शाह नाम से सुल्तान घोषित किया। जलालुद्दीन फतेह शाह इलियास वंश का अंतिम शासक था। आगे अलाउद्दीन हुसैन शाह, 1493 ईस्वी से 1519 ईस्वी। इसने नए राजवंश हुसैन वंश की नींव रखी व अबिसिनियाई दासों को निष्कासित किया। हुसैन शाह बंगाल के मुस्लिम शासकों में श्रेष्ठ व विद्वान था। वह चैतन्य महाप्रभु का समकालीन था। उसके बंगला साहित्य को प्रोत्साहित किया तथा इसका समय बंगाल भाषा का स्वर्ण काल था। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। हालांकि इस वीडियो में थोड़ा त्रुटि बहुत हुआ है दोस्तों, कृपया इसके लिए हमें क्षमा करिएगा। ठीक है, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। आगे दोस्तों, उसने हिंदुओं के प्रति उदार नीति अपनाई व ऊंचे पद दिए। उसने एक हिंदू को वजीर बनाया। ठीक है, आगे है हुसैन शाह का मंत्री जो था वह गोपीनाथ बसु, चिकित्सक मुकुंद दास, प्रधान जो था प्रधान अंगरक्षक था वह केशव छत्री। ठीक है, केशव छत्री तथा टकसाल अधीक्षक जो था वह अनूप था। ठीक है, याद रखिएगा। आगे रूप व सनातन नामक 2 वैष्णव भाई उसके प्रमुख अधिकारी थे। कौन कौन थे दोस्तों? पहला रूप था, दूसरा सनातन। ठीक है, आगे हुसैन शाह ने अपने हम नाम जौनपुर के पराजित सरकी सुल्तान को लोदियों के विरुद्ध शरण दी। इसीलिए इसे सिकंदर लोदी से युद्ध करना पड़ा। हुसैन शाह ने खलीफतुल्लाह की उपाधि धारण की। हुसैन शाह ने राजधानी गौड़ से
इकदला, ठीक है, इकदला स्थानांतरित की। ठीक है, हुसैन शाह ने राजधानी गौड़ से कहाँ कन्वर्ट किया था? इकदला। ठीक है, याद रखिएगा, स्थानांतरित की। आगे, हिंदुओं के प्रति उदारता के कारण हुसैन शाह को कृष्ण का अवतार, नृपति, तिलक और जगत भूषण की उपाधि दी गई। बाबर ने हुसैन शाह को सैयद सैयद कहा है। बाबर ने हुसैन शाह को सैयद कहा है। हुसैन शाह के सेनापति परांगल खां ने कविंद्र परमेश्वर से महाभारत का बांग्ला में अनुवाद करवाया। मालाधर बसु ने हुसैन शाह एवं नुसरत शाह के संरक्षण में भगवत गीता का श्री कृष्ण विजय नाम से बांग्ला में अनुवाद किया। अलाउद्दीन हुसैन शाह के समय वली मोहम्मद ने छोटा सोना मस्जिद बनवाई। ठीक है, आगे है दोस्तों, नुसरत शाह 1519 से 1532 ईस्वी। नुसरत शाह ने साहित्य व स्थापत्य को संरक्षण दिया। उसने 1526 ईस्वी में गौड़ में बड़ा सोना मस्जिद व 1530 ईस्वी में कदम रसूल मस्जिद बनवाई। नुसरत शाह ने भी महाभारत का बंगाली अनुवाद काशीराम से करवाया। आगे आगे है, बाबर ने नुसरत शाह को घाघरा के युद्ध में पराजित किया। गयासुद्दीन महमूद शाह बंगाल का अंतिम शासक था। शेर शाह सूरी ने इससे 1538 ईस्वी में बंगाल छीन लिया। इस समय कामरूप की राजधानी कामतपुर थी। ठीक है, 9वां नंबर, उड़ीसा। उड़ीसा में सूर्यवंशी गजपति राजवंश का शासन था, जिसकी स्थापना कपिलेंद्र गजपति ने अंतिम गंग शासक भानुदेव चतुर्थ को 1435 ईस्वी में अपदस्थ कर की। ठीक है, अपदस्थ करके किया था। आगे दोस्तों, आगे देखते हैं। आगे दोस्तों, कपिलेंद्र के बाद क्रमशः पुरुषोत्तम 1470 से 1497 ईस्वी और प्रताप रुद्र 1497 से 1540 ईस्वी ने शासन किया। आगे, प्रताप रुद्र देव को विजयनगर के कृष्णदेव राय ने 3 बार हराया था। अंत में प्रताप रुद्र देव ने अपनी पुत्री का विवाह कृष्णदेव राय से कर समझौता कर लिया था। 1541 ईस्वी में भोई वंश ने गजपति वंश का अंत किया। अंत में 1592 ईस्वी में बिहार के सूबेदार मान सिंह ने उड़ीसा विजित कर उसे मुगल साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों हमारा यह वीडियो जो है प्रांतीय राज्य वाला ये समाप्त होता है। इसके पश्चात दोस्तों ये वीडियो जो है थोड़ा सा बनाने में बहुत दिक्कत हुआ था। ठीक, और कोशिश करेंगे हम दोस्तों कि अगली बार से ऐसी गलतियां ना हो। ठीक है, प्लीज़ आप लोग एक वीडियो में कॉपरेट कर लीजिएगा और थोड़ा सा मेरे लिए इतना कष्ट कर दीजिएगा। ठीक है, इस एक वीडियो के कारण सारे वीडियोस को जज नहीं कीजिएगा। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच दोस्तों। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को अब तक सब्सक्राइब जिन्होंने नहीं किया वो कर लेंगे और शेयर करना कोई नहीं भूलेगा। ओके, बाय, टेक केयर, गुड डे दोस्तों। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खूब पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।